आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये आपका सिलेक्शन सीरीज का 16 नंबर का लेक्चर है। इससे पहले ऑलरेडी 15 लेक्चर आ चुके हैं। प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। जो भी ये लेक्चर है NCERT बेस्ड हैं और UPPSC का लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न इसमें फॉलो किया गया है। जो भी इस लेक्चर की PDF है टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करवाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए है, दूसरा कारण आर है। पहला कथन है कि 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रसार संपूर्ण भारत में नहीं हो सका था। वहीं कारण है कि संपूर्ण दक्षिण भारत और पंजाब का अधिकांश हिस्सा इस क्रांति से अछूता रहा था। नीचे दी गई कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए 1857 क्रांति की बात करें तो 8 मई 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। 9 मई 1857 को सभी सैनिक विद्रोह कर देते हैं। वहीं 12 मई को बहादुर शाह जफर द्वितीय को जो है सम्राट घोषित कर दिया जाता है और क्रांति की शुरुआत हो जाती है। जगह जगह आप देखते हैं झांसी में क्रांति होती है, कानपुर में होती है, अवध में होती है, वहीं बिहार के जगदीशपुर में होती है, बरेली में होती है, लखनऊ में होती है क्रांति। वहीं असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व मनीराम करते हैं। वहीं उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और राजकुमार शाही ये लोग जो है नेतृत्व करते हैं। तो ज़्यादातर ये विद्रोह जो देखने को मिलता है वो आपका उत्तर भारत में ही देखने को मिलता है। वहीं अगर हम पंजाब की बात करें या दक्षिण भारत में आपका जो हैदराबाद है या मद्रास है, वहीं राजपुताना की बात करें तो ये सारे लोग जो होते हैं कहीं ना कहीं तटस्थ रहते हैं या फिर अंग्रेजों के साथ रहते हैं। बंगाल के जमींदार जिस तरीके से अंग्रेजों का साथ देते हैं, अगर उसी समय जो है राजपुताना हो, पंजाब हो, हैदराबाद हो या बंगाल हो, ये सभी लोग एक साथ आ जाते हैं तो 100% मान के चलिए कि 1947 आज़ादी का दिन नहीं होता, 1857 ही होता। लेकिन सब तटस्थ रहते हैं या फिर अंग्रेजों के साथ रहते हैं। तो पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। 1857 की क्रांति का जो प्रसार है संपूर्ण भारत में नहीं हो सका और उसका कारण यही था कि भाई पंजाब है, दक्षिण भारत है, इसका अधिकांश हिस्सा इस क्रांति से अछूता रहा था। तो कथन कारण दोनों सही है और कथन कारण का एक दूसरे से रिलेशन बन रहा है, मतलब मियाँ बीवी की जोड़ी बन रही है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट कब पारित किया गया था। देखिए द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट का जो हिंदी में अनुवाद होगा सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। होता क्या था, जो अंग्रेज होते थे वो भारतीय सैनिकों को अपनी सेना में शामिल करते थे, सेना में शामिल करते थे, पुलिस विभाग में शामिल करते थे, तो वो लोग सेवा देते थे भारतीय सैनिक। लेकिन उनके ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं था कि आपको बाहर या विदेश में भेजा जाएगा। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता भी थी कि जो है समुद्र पार करना जो है वो पाप होता है, तो सैनिक समुद्र पार करना नहीं चाहते थे। लेकिन अंग्रेज जो होते हैं फिर एक कानून लेकर आते हैं, द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट, जो कि लेकर आते हैं 1856 में। किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया जाता है ये? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड ध्यान रखेंगे 1856 से 1862। लॉर्ड कैनिंग के जस्ट पहले आपके लॉर्ड डलहौजी थे 1848 से 56। तो ये जो एक्ट लाया जाता है द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट, तो इसका मतलब होता है कि भारतीय सैनिकों को अब हम विदेश भेज सकते हैं। और इस एक्ट के द्वारा ये घोषणा कर दी गई थी कि भाई जो भारतीय सैनिक हैं उन्हें युद्ध के दौरान विदेश भेजा जा सकता है। तो ये भी एक कारण था कि जो 1857 की क्रांति होती है उसमें ये भी एक कारण होता है कि भाई आप जो है विदेश भेजेंगे, हमें जो है समुद्र पार करना पड़ेगा, एक तो पाप पड़ेगा और दूसरी चीज़ कोई भी परिवार से दूर जाना नहीं चाहता था। तो 1857 की क्रांति में एक तरीके का ये भी मुद्दा था। बहुत ज़्यादा अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश भरा हुआ था सैनिकों के अंदर और वो 1857 की क्रांति में निकलता है। तो कभी भी आ जाए कि द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट कब पारित हुआ? 1856 में। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सत्ताधारी होने के कारण रेल, डाक, तार, परिवहन तथा संचार के अन्य सभी साधन अंग्रेजों के अधीन थे। वहीं दूसरा कथन है कि क्रांतिकारी अपना संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्र भेजने में असफल रहे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए होता क्या है कि जो 1857 की क्रांति होती है उस समय आपको भी पता है कि भाई जो अंग्रेज थे वो सत्ता में थे, पूरा कंट्रोल उन्हीं के हाथ में था। रेलवे जो 1853 में लॉर्ड डलहौजी लेकर आते हैं वो भी उनके अंडर में था। डाक भी, तार भी, परिवहन भी, ये सारी चीज़ें जो हैं अंग्रेज़ों के अधीन थी।
इसलिए जो इन साधनों का प्रयोग कर पा रहे थे वो अंग्रेजी ही कर पा रहे थे, जबकि जो भारतीय क्रांतिकारी थे वो अपना संदेश एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करते थे। कोई घोड़े से लेकर जा रहा है, संदेश बता रहा है, कोई किसी तरीके से, तो ये एक उनके पास तरीका था। जबकि जो डाक व्यवस्था है, जो रेल व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें अंग्रेज़ों के पास थी, तो उनके लिए सुविधा थी। वो हर जगह अलर्ट कर देते हैं कि भाई सावधान हो जाओ, विद्रोह हो चुका है और यहाँ ये चीज़ें चल रही हैं। और जो भारतीय क्रांतिकारी होते हैं उनके पास इनका पूर्ण अभाव रहता है, इसीलिए ना कोई संगठन जो है सुनियोजित ढंग से बन पाता है और ना एक सुनियोजित ढंग से विद्रोह हो पाता है। कहीं किसी दिन विद्रोह हो रहा है, कहीं किसी दिन विद्रोह हो रहा है, मतलब एक साथ विद्रोह नहीं हो पाता है। और इसलिए जो है इसका पूरा लाभ अंग्रेजों को मिलता है। तो पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है भाई, रेल है, डाक है, तार है, परिवहन है, सब कुछ अंग्रेजों के पास था। वही दूसरा कथन भी सही हो जाएगा, क्योंकि क्रांतिकारी अपना संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्र भेजने में सफल रहे। भाई वो रेलवे या डाक से भेज रहे हैं संदेश, आप घोड़ा लेकर जा रहे हैं तो टाइम लगेगा आपको, सिंपल सी बात है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही? दोनों सही, सी राइट आंसर हो जाएगा बस। अगला क्वेश्चन करें उससे पहले मुंडा विद्रोह के बारे में थोड़ी चीज़ें आप जान लीजिए। देखिए, मुंडा विद्रोह जो होता है 1899 से 1900 में होता है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में होता है। मुंडा विद्रोह जो होता है वो नागपुर झारखंड के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित विद्रोह था। जो मुंडा विद्रोह है इसे मुंडा उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है, या फिर सिर्फ उलगुलान लिखा आ जाए कि उलगुलान विद्रोह क्या है, तो मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह कहा जाता है। और महान हलचल की संज्ञा भी इसे दी जाती है। इस विद्रोह की जो शुरुआत होती है मुंडा जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था खूंट कट्टी की जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तन के कारण हुई थी। देखिए, खूंट कट्टी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी प्रणाली जिसमें आदिवासी में भूमि जो होती थी सामूहिक रूप से लोग स्वामित्व दर्शाते थे। मतलब जो है जनजाति जो होती थी वो मतलब पूरी तरीके से ज़मीन का एक हिस्सा बढ़िया तरीके से बनाते थे, पेड़ काट दिया, सफाई की, तो सभी लोग सामूहिक रूप से ज़मीन बनाते थे और उस पर जो है सामूहिक रूप से उनका स्वामित्व भी होता था। लेकिन होता क्या है, जो जमींदार वगैरह जिनको सौंपा जाता है कि इस क्षेत्र में अब जमींदारी वसूली तुम करोगे, तो वो जो है एक तरीके से उसमें बंटवारा करने लगते हैं कि ये ज़मीन तुम्हारी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी बनाने लगते हैं और अपने अंडर ले लेते हैं। तो ये दिक्कत होती है कि भाई खूंट कट्टी जो होती है जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तन हो गया। तो मुंडा विद्रोह होने का एक कारण खूंट कट्टी व्यवस्था में छेड़खानी करना भी होता है। देखिए, मुंडा विद्रोह होने का सिंपल सा कारण आप समझ सकते हैं कि जल, जंगल, जमीन और उनके प्राकृतिक संसाधनों पर, मुंडाओं के प्राकृतिक संसाधनों में जो हस्तक्षेप अंग्रेज करते हैं उसकी वजह से मुंडा विद्रोह होता है। बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है, चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। एकेश्वरवाद की स्थापना पर इन्होंने बल दिया था और अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था और वैष्णव धर्म को मानने वाले थे बिरसा मुंडा। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, मुंडा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मुंडा विद्रोह को उलगुलान नाम से जाना जाता है। दूसरा कथन है बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखिए, मैंने बताया कि भाई मुंडा विद्रोह आपका 1899 से 1900 में होता है और ये मुख्यतः झारखंड का क्षेत्र होता है, छोटा नागपुर कह लीजिए या झारखंड का क्षेत्र कह लीजिए। मुंडा विद्रोह को गुलाम नाम से जाना ही जाता है, साथ में महान हलचल नाम से भी जाना जाता है। पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। बिरसा मुंडा जो कि 20 वर्ष की अवस्था में वैष्णव धर्म की ओर मुड़ गए थे, तो एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया और स्वयं को ईश्वर का दूत भी ये कहते हैं। और जो मुंडा जनजाति के लोग होते हैं बिरसा मुंडा को भगवान मानते हैं। तो पहला कथन भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन करें उससे पहले हम ताना भगत आंदोलन के बारे में थोड़ी जानकारी जान लेते हैं। ताना भगत आंदोलन की अगर बात करें तो 1914 से स्टार्ट होता है। जो जतरा उराव होते हैं या जतरा भगत कह लीजिए, तो उनके द्वारा ये स्टार्ट किया जाता है। ताना और या फिर टाना कह लीजिए, टाना का मतलब खींचना होता है। तो ये जो ताना भगत आंदोलन होता है इसमें खींचा जाता है अपने आप को, जो अंधविश्वास हैं उनसे दूर खींचा जाता है। साथ में मद्यपान वगैरह जो चल रहा था, समाज में बुराइयां चल रही थी, तो जतरा उराव होते हैं या जतरा भगत होते हैं वो इन बुराइयों को दूर करने के लिए एक नियम लाते हैं कि ये चीज़ें नहीं करनी है। दूसरी बात ये भी होती है कि हम जो है किसी की गुलामी भी नहीं करेंगे, किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे। तो इससे अंग्रेज और साहूकार जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये आपका ताना भगत आंदोलन 1914 से स्टार्ट होता है, छोटा नागपुर से स्टार्ट होता है जो कि झारखंड का एक क्षेत्र है।
यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था। भाई जो आपके जतरा भगत कह लीजिए या जतरा उराव कह लीजिए, वो एक तरह से धार्मिक गुरु का काम ही करते हैं। वो कहते हैं मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है और अब ये सारी चीज़ें आप नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे भाई? अंधविश्वास के खिलाफ आपको होना है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। शराब छोड़ दो, दुर्गुण छोड़ दो, सात्विक जीवन यापन करो, पशु बलि छोड़ दो, मांस भक्षण छोड़ दो, जीव हत्या छोड़ दो। ये सारी चीज़ें ये करते हैं। जतरा भगत के ही नेतृत्व में ये ऐलान कर दिया जाता है कि अब हम मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे। साथ में अंग्रेजों के हम अहिंसक सेना के रूप में काम कर सकते हैं, कोई हिंसा नहीं करेंगे। तो भाई अब सेना में हो तो हिंसा नहीं करोगे तो कहाँ काम चलेगा? तो ये सारी चीज़ें जब अंग्रेज और साहूकार देखते हैं तो कहते हैं ये मामला गड़बड़ हो रहा है और यही व्यक्ति है, जतरा भगत ही है। तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। 1916 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ताना भगत आंदोलन का कांग्रेस और गांधी जी से घनिष्ठ संबंध था। जो आपका 1922 का कांग्रेस का गया सम्मेलन होता है, 1923 का नागपुर सत्याग्रह होता है, तो उसमें ताना भगत के जो जाति के लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हिस्सा लेते हैं इसमें। तो इनका कांग्रेस से काफ़ी ज़्यादा और गांधी जी से काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठ संबंध था। साथ में इन आदिवासियों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेकर राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। ये भी आपका एकदम कथन सही है। देखिए ताना भगत आंदोलन से कौन कौन संबंधित है। जात्रा भगत आपके हैं ही, जतरा उराव कह लो या जात्रा भगत कह लो, बलराम भगत आदि आदिवासी तथा देवमेनिया भगत नामक आदिवासी महिला ने नेतृत्व किया था। तो महिलाओं में अगर आए तो देवमेनिया भगत, मतलब इससे जो भी जुड़ जाता था वो पीछे भगत लगा लेता था। 5 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, ताना भगत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इन आदिवासियों ने असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। जो असहयोग आंदोलन होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, उसमें ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। यह एक आर्थिक आंदोलन था, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए जो आपका ताना भगत आंदोलन है एक तरह का सांस्कृतिक आंदोलन था, अपनी संस्कृति को बदलने का आंदोलन था। मतलब शराब सेवन ना करना, पशु बलि जो दे रहे थे उसे बंद करना, तो संस्कृति से संबंधित हो जाता है, तो आर्थिक नहीं होगा। दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ केवल आपका एक सही है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से रामोसी विद्रोह का नेता कौन था। देखिए जो रामोसी विद्रोह होता है वो आपका 1822 में होता है और इसके जो प्रमुख नेता होते हैं वो आपके चित्तर सिंह होते हैं। और दोबारा जो आपका रामोसी विद्रोह होता है 1825 से 26 में होता है, उमा जी के नेतृत्व में होता है। और रामोसियों ने जो है सतारा के आसपास जो क्षेत्र है उसे लूटा, किलों पर भी आक्रमण कर दिया। अंत में ब्रिटिश सरकार उन्हें भू अनुदान देती है और पहाड़ी पुलिस में भर्ती भी उनकी करती है। तो यहाँ फिलहाल आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ी जानकारी आप नील आंदोलन के बारे में जान लीजिए। बंगाल में नील उगाने वाले कृषकों ने यूरोपीय अधिकारियों के अत्याचारों से तंग आकर सितंबर 1859 में विद्रोह कर दिया। क्या होता था कि अंग्रेज जो है जबरदस्ती नील का उत्पादन करवाते थे और जिस खेत में एक बार नील पैदा हो जाता था उसमें अन्य उपज बहुत ही कम मात्रा में होती थी। अब नील ऐसी चीज़ तो है नहीं जो खाई जा सके। एक तरीके से देखा जाए तो नील जो है व्यापारिक फसल है, तो खाने पीने का सिस्टम तो उसमें होता नहीं है। और अंग्रेज जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे अपने फ़ायदे के लिए। अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों को खाद्य फसलों के बजाय नील की खेती करने के लिए बाध्य कर दिया। नील की खेती के लिए कम कीमतों की पेशकश की गई। नील लाभदायक नहीं था। नील की खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम हो जाती थी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हिंदू पैट्रियट नामक अखबार के जो संस्थापक होते हैं हरीशचंद्र मुखर्जी तथा जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, उन्होंने अखबारों में लेखों के द्वारा नील आंदोलन का समर्थन किया कि भाई जब खाने पीने की चीज़ ही नहीं पैदा होगी, किसानों के पास कुछ अनाज ही नहीं होगा, वो खाएंगे कहाँ से। आप नील पैदा करवा करके सिर्फ अपने व्यापार के लिए चीज़ें सोच रहे हैं। किसानों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। वहीं जो आपके दीनबंधु मित्रा होते हैं अपने नाटक नील दर्पण में नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण करते हैं। मतलब किस तरीके से जो बागान मालिक थे वो किस तरीके से किसानों पर अत्याचार करते थे, इसका वो चित्रण करते हैं अपनी पुस्तक नील दर्पण में। शिशिर कुमार घोष ने नील विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि हिंदू पैट्रियट नामक अखबार ने नील आंदोलन का समर्थन किया था। वहीं दूसरा कथन है कि शिशिर कुमार घोष ने नील विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है।
देखिए, जो हिंदू पेट्रियाट के संपादक होते हैं हरीशचंद्र मुखर्जी, वो अपने अखबार में लेखों के द्वारा कि किस तरीके से जो नील की खेती करने वाले किसान हैं उन पर नील के बगान मालिक कितना ज़्यादा अत्याचार करते हैं, वो सारी चीज़ें उजागर करते हैं। तो पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है कि हिंदू पेट्रियाट नामक अखबार ने नील आंदोलन का समर्थन किया। वहीं एक चीज़ और ध्यान रखना, नील दर्पण जो दीनबंधु मित्रा ने लिखी, उसमें नील की खेती करने वाले किसानों पर किस तरीके से बगान मालिक अत्याचार करते हैं उसका खुला चरित्र चित्रण करते हैं। वहीं शिशिर कुमार घोष जो होते हैं नील विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये भी कथन सही है। पहला कथन भी सही है, दूसरा भी सही है, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन करें उससे पहले पाबना विद्रोह के बारे में थोड़ी जानकारी आप जान लीजिए। पाबना विद्रोह जो होता है 1873 से 76 में होता है। जो आपका 1859 में एक एक्ट आता है, उसमें बेदखली और लगान में वृद्धि के विरुद्ध एक सीमा तक संरक्षण प्राप्त हुआ था कि भाई इतना ज़्यादा आप लगान नहीं बढ़ा सकते हैं और ज़मीन की बेदखली इस तरीके से नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें उसमें दी गई थी। इसके बावजूद जो जमींदार होते हैं उनसे सीमा से अधिक लगान वसूलते हैं और उनकी ज़मीन के अधिकार से भी उन्हें वंचित किया जाता है। पाबना जो विद्रोह होता है बंगाल में होता है, चीज़ भी ध्यान रखना। अमृत बाजार पत्रिका ने पाबना विद्रोह का विरोध किया क्योंकि यह अखबार जमींदारों का समर्थक था। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे भाई, पाबना जो विद्रोह होता है उसका विरोध कौन सा अखबार करता है, तो वो करता है आपका अमृत बाजार पत्रिका। क्योंकि होता क्या है कि ये जो पत्रिका होती है वो जमींदारों से संबंधित है। आजकल के न्यूज़ चैनल भी देखते हैं, स्पॉन्सर होते हैं, कोई ना कोई पार्टी उन्हें स्पॉन्सर करती है, तो वो उनकी बुराई वो नहीं करेंगे, मतलब उनकी बड़ाई ही करेंगे, वो कितना भी घटिया काम कर लें। तो ये होता है। तो इसी तरीके से अमृत बाजार पत्रिका भी जमींदारों के समर्थन में थी। अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कैंपबेल थे, उन्होंने पाबना विद्रोह का समर्थन किया था क्योंकि ये विद्रोह जमींदारों के खिलाफ था, ना कि अंग्रेजों के खिलाफ। भाई अंग्रेज तो 1859 ईस्वी का एक लाए ही थे कि भाई बेदखली और लगान में वृद्धि के नियम कुछ संरक्षण दिया जाए, सीमा संरक्षण दिया जाए, तो उसी के तहत वो लोग डिमांड कर रहे थे भाई इसमें तो ये लिखा है तुम इस तरीके से लगान बढ़ा रहे हो, हमें हमारी ज़मीन के अधिकार से भी वंचित कर रहे हो, जमींदार जो भी होते हैं। पाबना विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी कि यह कानून के दायरे में हुआ पूर्णतः अहिंसक था। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना कि पूर्णतः अहिंसक जो आंदोलन था वो आपका पाबना विद्रोह था। अब यहाँ पर आप 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पाबना किसान विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अमृत बाजार पत्रिका ने पाबना विद्रोह का समर्थन किया था। पहला कथन पूरी तरीके से गलत हो जाएगा क्योंकि अमृत बाजार पत्रिका जो थी उसमें जमींदार लोगों का वर्चस्व था और ये जो है पाबना विद्रोह का विरोध करने वाली पत्रिका थी। तो पहला कथन पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। वहीं जो आपका दूसरा कथन है कि अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल ने पाबना विद्रोह का दमन किया था, दूसरा कथन पूरी तरीके से सत्य हो जाएगा। देखिए, जो अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं कैंपबेल, वो पाबना किसान जो होते हैं उनको समर्थन देते हैं कि ठीक है तुम्हारी मांगे जायज़ हैं, जिस तरीके से जमींदार कर रहे हैं उस तरीके से नहीं करना चाहिए। किसानों को आश्वासन दे करके इस विद्रोह का दमन कैंपबेल करते हैं। तो यहाँ पर पहला कथन गलत है, दूसरा कथन आपका सही हो जाएगा क्योंकि कैंपबेल जो होते हैं एक तरीके से पाबना किसान का समर्थन भी करते हैं और विद्रोह का दमन करने का भी काम करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा सही है, केवल 2 सही है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था। देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना होती है 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में इसकी स्थापना की जाती है। सन आप जरूर याद रखेंगे 1936। और जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष होते हैं। अब स्वामी सहजानंद कहाँ के थे, बिहार के थे। वहीं आंध्र प्रदेश के एनजी रंगा जो होते हैं इसके महासचिव बनते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पहला अध्यक्ष कौन था, तो स्वामी सहजानंद थे जो कि बिहार प्रांत से संबंधित थे, ए राइट आंसर हो जाएगा। एनजी रंगा इसके महासचिव होते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से कौन सा सिल्क पेपर षड्यंत्र से संबंधित है। देखिए, सिल्क पेपर षड्यंत्र कह लो या कल को आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए रेशमी पत्र आंदोलन, तो रेशमी पत्र आंदोलन भी इसे आप कह सकते हैं। देवबंदी नेताओं द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ चलाया गया एक तरह का गुप्त आंदोलन था। और इस आंदोलन में होता क्या है ना कि भाई जो ऑटोमन साम्राज्य है, अफगानिस्तान के जो अमीरात थे, जर्मन साम्राज्य के साथ गठबंधन करके जो देवबंदी नेता होते हैं वो भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने की एक गुप्त योजना बनाते हैं।
और ये जो आंदोलन चलता है, रेशमी कपड़ा होता है, उस पर गुप्त संदेश लिखा जाता है और एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। मतलब जो संदेश होता है एक जगह से दूसरी जगह एक दूसरे के पास पहुंचाया जाता है कि इस तरीके से हमें काम करना है। तो हमेशा याद रखना, कभी क्वेश्चन आ जाए रेशमी पत्र आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य इसका ये था कि ब्रिटिश शासन से भारत को स्वतंत्र कराना। क्योंकि जो इसका पत्राचार चलता है रेशमी कपड़े पर लिखकर चलता है, इसीलिए इसे रेशमी पत्र आंदोलन कहा जाता है, या फिर सिल्क पेपर षड्यंत्र कह सकते हो आप। ये योजना चल तो रही थी, लेकिन इसके जो सूत्रधार थे मौलवी उबैदुल्ला सिंधी, इन्होंने कुछ गुप्त पत्र महमूद हसन को पीले सिल्क पर फारसी भाषा में लिखे। मतलब पीला सिल्क होता है उस पर लिखते हैं फारसी भाषा में, लेकिन अंग्रेज इसे 1915 में पकड़ लेते हैं और फिर ये योजना असफल हो जाती है। इतिहास में जो इस समूचे प्रकरण को कहा जाता है सिल्क पेपर षड्यंत्र के नाम से इसे जाना जाता है। तो यहाँ पर किससे संबंधित है? मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से संबंधित है। और इन्होंने जो पत्र लिखा था वो किसे लिखा था? वो लिखा था आपके महमूद हसन को। सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, वर्ष 1914 में केरल में नायर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? देखिए जो नायर सोसाइटी की स्थापना करते हैं 1914 में, वो करते हैं आपके पद्मनाभ पिल्लई। इनका पूरा नाम होता है मनत्थु पद्मनाभ पिल्लई, और ये 20वीं सदी के क्या थे? समाज सुधारक थे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कांग्रेस का प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष थे। देखिए कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 की होती है, आपको पता है। होती क्यों है? क्योंकि जो एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश भारतीय सिविल सेवक होते हैं ICS अधिकारी एलन एक्टोवियन ह्यूम होते हैं, जो कि शिक्षित भारतीयों के बीच नागरिक और राजनीतिक संवाद के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं। देखिए ऐसा भी माना जाता है कि ये जो है अंग्रेजों के दिमाग की उपज थी कि भाई कोई जब नेता होता है किसी चीज़ का तो उसको समझाना आसान होता है, लेकिन हर एक जनता को समझाना मुश्किल होता है। 1857 का विद्रोह वो देख चुके थे। तो फिलहाल यहाँ पर एलन एक्टोवियन ह्यूम जो होते हैं वो कांग्रेस पार्टी की स्थापना करते हैं 28 दिसंबर 1885 को। देखिए 28 दिसंबर 1885 को जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है तो उस समय जो महासचिव होते हैं वो आपके एलन एक्टोवियन ह्यूम होते हैं। वहीं जो इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं बम्बई अधिवेशन जो होता है वो व्योमेश चंद्र बनर्जी बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या है कि कांग्रेस का प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन था? देखिए 1885 में आपका बम्बई अधिवेशन होता है, उसमें अध्यक्षता करते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। वहीं 1886 में जो अधिवेशन होता है वो कलकत्ता में होता है और उसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी जो थे वो पारसी थे, तो यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे लोग सोचेंगे गैर हिंदू अध्यक्ष पूछा है तो बदरुद्दीन तैयब जी होंगे क्योंकि मुस्लिम है, या जारजीउले होंगे। नहीं, दादा भाई नौरोजी जो थे वो पारसी थे, वो हिंदू नहीं थे। तो गैर हिंदू अध्यक्ष आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। वही जो बदरुद्दीन तैयब जी होते हैं ना, ये 1887 का जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का, और कहाँ का? मद्रास अधिवेशन जो होता है, इसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो कभी क्वेश्चन में आ जाए कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। जारजीउले की बात करें तो एक साल के बाद में 1888 में ये कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता करते हैं, कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, और यह प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। 1888 में अधिवेशन कहाँ होता है? इलाहाबाद में। 1887 में मद्रास में हुआ, उसके बाद इलाहाबाद में। दादा भाई नौरोजी जो है 1886 में अध्यक्षता करते हैं, तो वो होता है कलकत्ता अधिवेशन, और ये प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष थे। 13 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सर्वप्रथम महात्मा गांधी कांग्रेस के मंच पर कब आए थे? देखिए महात्मा गांधी आपको पता है कि 1 जनवरी 1915 को भारत आते हैं, इसीलिए 1 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है अपने यहाँ। लेकिन 1 जनवरी 1915 से पहले भी गांधी जी 1901 में जो कलकत्ता का अधिवेशन हो रहा था उस अधिवेशन में गांधी जी आते हैं। 1901 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो दिनसा वाचा कर रहे थे। उनका पूरा नाम था दिनसा इदुलजी वाचा। देखिए गांधी जी 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में इसलिए आते हैं क्योंकि जो ये दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के लिए आंदोलन कर रहे थे तो उसके लिए यहाँ पर समर्थन चाहते थे, तो इसीलिए 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में आते हैं। वहीं जो आपका 1904 का अधिवेशन होता है उसमें सर हेनरी कॉटन अध्यक्षता करते हैं। 1916 का जो अधिवेशन होता है आपको पता है लखनऊ अधिवेशन होता है, और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। इसमें आपके जो उग्रवादी होते हैं, उदारवादी होते हैं, आपस में मिल जाते हैं।
साथ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का गठबंधन भी हो जाता है। जो कांग्रेस मुस्लिम लीग का गठबंधन होता है उसमें आपके बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का अहम रोल होता है। देखिए 1901 का जो अधिवेशन था वो आपका 17वां अधिवेशन था, इतना मान के चलेंगे। अब यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बंगाल विभाजन के समय 1905 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए आप सभी को पता है कि 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा कर दिया जाता है। उसी समय जो 1905 का कांग्रेस अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए जो 1905 का अधिवेशन होता है वो आपका बनारस में हुआ था और इसकी अध्यक्षता आपकी की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले जो होते हैं बंगाल विभाजन और लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति की निंदा करते हैं और सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसी अधिवेशन में कर दी जाती है। वही सर हेनरी कॉटन जो होते हैं 1904 के जो है अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं जो कि बम्बई में हुआ था। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इन्होंने कुल 3 अधिवेशन की अध्यक्षता की है। सबसे पहले जो ये अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं आपको पता है कि 1886 का अधिवेशन होता है कलकत्ता का, उसकी अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद में 1893 के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। फिर जो है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी करते हैं और जो 1906 वाला अधिवेशन होता है उसकी जो अध्यक्षता करते हैं तो इसमें 4 प्रस्ताव दिए जाते हैं। पहला प्रस्ताव ये स्वराज का देते हैं, फिर आपके बहिष्कार आंदोलन का दूसरा प्रस्ताव देते हैं, तीसरा प्रस्ताव स्वदेशी का और चौथा प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षा का देते हैं। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में कुल 4 प्रस्ताव दिए गए। देखिए जो स्वराज शब्द है इसका जो इजाद किया है दयानंद सरस्वती ने किया है और सत्यार्थ प्रकाश में इसका उल्लेख मिलता है। वहीं मदन मोहन मालवीय की बात करें तो ये 1909 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी इनके द्वारा की जाती है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उसका उद्घाटन करते हैं। ये चीज़ भी आप समझ के चलेंगे। तो यहाँ फिलहाल राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, कांग्रेस के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि यह 1907 में हुआ था। वहीं दूसरा कथन है कि इस समय कांग्रेस की अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए जो 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है उसकी जो आधारशिला होती है 1905 में ही रख दी जाती है। मतलब 1905 में होता क्या है कि 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जो होते हैं बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे और उसी समय बंगाल का विभाजन होता है और बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप जो है स्वदेशी आंदोलन जो है स्टार्ट करना था। तो जो नरम दल के नेता होते हैं वो कहते हैं कि बंगाल तक ही जो है सीमित रख के हम स्वदेशी आंदोलन करेंगे। वहीं गरम दल के नेता कहते हैं नहीं, स्वदेशी आंदोलन को पूरे देशव्यापी आंदोलन के तौर पे हमें प्रेजेंट करना है। उदारवादियों का कहना था कि जो सर्वसम्मति है उसके हिसाब से काम किया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो उदारवादियों की संख्या थी उग्रवादियों से ज़्यादा थी। लेकिन उग्रवादी चाहते थे कि उनके प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मान लिया जाए, परंतु उदारवादी संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करने पर तुले हुए थे। लेकिन बाद में होता क्या, एक डिसीजन हो जाता है कि यहाँ स्वदेशी आंदोलन पूरे देश लेवल पे होगा, जिससे विभाजन जो है कुछ समय तक टल जाता है। 1905 में ये सब हुआ ही था। 1906 में जो है कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर के घमासान हो जाता है, मतलब आपस में मतभेद हो जाता है। उग्रवादी नेता जो होते हैं वो बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय में से किसी एक को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, जबकि जो नरमपंथी होते हैं वो रास बिहारी घोष के नाम का प्रस्ताव लेकर आए थे। फिर जो है दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया जाता है। कहा जाता है कि भाई ना तुम्हारे वाले ना हमारे वाले, दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया गया। दादा भाई नौरोजी जो है इसी में 4 प्रस्ताव भी लेकर आते हैं, स्वराज की बात भी करते हैं, साथ में जो है बहिष्कार आंदोलन की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं और राष्ट्रीय शिक्षा की बात करते हैं। देखिए उग्रवादी जो होते हैं लाल बाल पाल, आपको पता है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, तो ये विचार कर रहे थे कि 1907 वाला जो अधिवेशन है ना इसको जो है हम नागपुर में करेंगे और इसकी अध्यक्षता बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय में से कोई एक करेगा। परंतु नरमपंथी कहते हैं कि नहीं, सूरत में अधिवेशन होगा और हम किसी स्थानीय नेता को जो है अध्यक्ष नहीं बनाएंगे।
इसी बीच जो उदारवादी होते हैं कहते हैं स्वदेशी आंदोलन को वापस लिया जाएगा। तो ये सब कारण होते हैं। एक तो अध्यक्ष पद का चुनाव होता है, एक होता है जगह, भाई वो नागपुर चाह रहे थे, ये सूरत चाह रहे थे, सूरत में होता भी है। तो बाल गंगाधर तिलक जो होते हैं गुस्सा हो जाते हैं और बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों ने गिरफ्तार भी कर लिया था, मांडले जेल वर्मा भी भेज दिया था, जिससे उग्रवादी जो है और ज़्यादा अशांत हो जाते हैं और यहाँ से नरम दल और गरम दल आपस में बट जाता है। 1907 में विभाजन हो जाता है नरम दल और गरम दल में। तो यही सब रीजन होते हैं, अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। कांग्रेस का विभाजन जो होता है 1907 के सूरत अधिवेशन में होता है, जिसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे रास बिहारी घोष, कुछ भी लिख के आ जाए लगा देना। तो दोनों कथन आपके सत्य हैं। उपयुक्त में से कौन सा सही है? दोनों सही, 1 और 2 दोनों सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1907 में मांडले जेल भेजा जाता है बाल गंगाधर तिलक को वर्मा, और फिर 1914 में ये वापस आ जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, लखनऊ समझौते के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए सूरत विभाजन होता है 1907 में, उग्रवादी उदारवादी अलग अलग हो जाते हैं, आपको पता है। उसके बाद में लखनऊ अधिवेशन होता है 1916 में, और जिसकी अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजूमदार, और यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही गरम दल और नरम दल में समझौता होता है। बाल गंगाधर तिलक और इनके समर्थकों ने कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य भी समझौता होता है, जिससे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ फिलहाल सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर दादा भाई नौरोजी की बात करें तो 3 बार ये जो है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। एक आपका 1893 में करते हैं, जब आपका लाहौर अधिवेशन होता है उसमें। इसके पहले 1886 में जो है सबसे पहले कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। फिर 1906 में जो है कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, जिसमें 4 प्रस्ताव भी ये देते हैं, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वराज, बहिष्कार आंदोलन। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ फिलहाल आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो होते हैं 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, ये भी ध्यान रखना। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए एक तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, एक तरफ आपका वर्ष है। महात्मा गांधी जो होते हैं 1924 में जो बेलगांव जगह होती है वहाँ पर जो कांग्रेस अधिवेशन होता है उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। बेलगांव आपका कर्नाटक में पड़ता है। तो पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। वहीं सरोजनी नायडू 1925 के कानपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता करती हैं, बी भी आपका सही है। एनी बेसेंट की बात करें तो 1917 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता करती हैं, सी भी राइट है। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो 1935 इनका गलत हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस को जो है 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता है। देखिए जो 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ उसमें भी सुभाष चंद्र बोस को ही अध्यक्ष चुना जाता है, लेकिन गांधी जी के मतभेद के कारण जो है ये अपना त्यागपत्र दे देते हैं। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो 1939 में कलकत्ता में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे 1939 में। और 1943 में सिंगापुर में भारतीय सेना यानी आज़ाद हिंद फौज की कमान संभालते हैं। इन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था और दिल्ली चलो का नारा इन्होंने दिया था। द इंडियन स्ट्रगल इनकी आत्मकथा है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। यहाँ फिलहाल पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी ही सुमेलित नहीं है, डी ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं? देखिए जो कहा था ये आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। देखिए लॉर्ड डफरिन भी कांग्रेस के बारे में बहुत उल्टा सीधा कहते हैं। लॉर्ड डफरिन कहते हैं कि कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या बहुत ही सूक्ष्म है। वहीं जो लॉर्ड कर्जन होते हैं उनका कहना होता है कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में सहायता करूं। साथ में लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस को देशद्रोही संगठन भी कहा था। वहीं जो लाला लाजपत राय होते हैं वो कहते हैं कांग्रेस जो है वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है और इसे शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा इन्होंने दी थी कि भाई हर साल जो मेला लगता है शिक्षित भारतीयों का वही है ये, बस और कुछ नहीं है, क्योंकि ये दिसंबर में करते थे लगभग अपना अधिवेशन। तो लाला लाजपत राय ये सब कहकर संबोधित करते हैं। अगला क्वेश्चन करें उससे पहले थोड़ी जानकारी आप जान लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को।
इसकी स्थापना में 72 राजनीतिक कार्यकर्ता थे और इन्होंने मिलकर ही इसकी स्थापना की थी। एलन एक्टोवियन ह्यूम जो होते हैं, जो कि एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने इसके गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसा माना जाता है कि एलन एक्टोवियन ह्यूम जो होते हैं, तत्कालीन जो वायसराय लॉर्ड डफरिन होते हैं, 1884 से 88 तक इनका टाइम पीरियड होता है, तो लॉर्ड डफरिन के ही निर्देश और सलाह पर इस संगठन की स्थापना जो है एलन एक्टोवियन ह्यूम करते हैं, जिससे उस समय भारतीय जनता में फैल रहे असंतोष को हिंसा में परिवर्तित होने से पूर्व रोका जा सके, और यह सिद्धांत सेफ्टी वॉल का सिद्धांत कहलाता है। देखिए, अंग्रेज देखते हैं ना कि 1857 की क्रांति हुई, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है, तो इसीलिए वो सोचते हैं कि देखो हर एक जनता को समझाना मुश्किल है, लेकिन जो इनका एक संगठन होगा, उसका एक लीडर जो होगा, उसको हम समझा ले जाएंगे। इसी तरीके से मजदूर संगठन भी होता है, उसमें भी एक नेता होता है, तो उस नेता को समझा लेते हैं, कुछ कह सुन के ले दे करके जो है काम कर लेते हैं, तो वही सिस्टम होता है। आपने भी आंदोलन किया होगा, तो अंदर आयोग वाले बुलाते हैं कि एक लड़का आए, दो लड़का आए, वो लड़का जाता है, उससे अपना कानाफूसी करके उसको भी समझा लेते हैं। तो ये सब तरीके होते हैं। तो इसीलिए लाला लाजपत राय कहते हैं कि भाई जो ये कांग्रेस है ना, ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, और जो ये मेला लग रहा है, अधिवेशन हो रहा है ना, ये शिक्षित भारतीयों का मेला है जो हर साल लगता है और कुछ नहीं। तो ये सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत है, ठीक, इतना मान के चलिए। 19 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? देखिए, जब कांग्रेस की स्थापना हुई, मैंने पहले ही बताया भाई, 28 दिसंबर 1885 को आपके जो है स्थापना होती है। उस समय लॉर्ड डफरिन होते हैं, क्योंकि लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल होता है 1884 से 88, तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, लॉर्ड कर्जन की बात करें तो 1899 से 1905 तक ही रहते हैं, और इन्हीं के समय में बंगाल विभाजन होता है। स्वदेशी आंदोलन भी इन्हीं के समय स्टार्ट होता है। वहीं लॉर्ड रिपन की बात करें तो 1880 से 84 तक इनका टाइम पीरियड होता है। लॉर्ड लिटन की बात करें तो 1876 से 80 तक होता है। तो ये आप समझ सकते हैं 1876 से 80, ठीक। उसके बाद में लॉर्ड रिपन जो होंगे वो 80 से 84 होंगे, और लॉर्ड डफरिन जो होंगे 84 से 88 होंगे। लॉर्ड कर्जन जो होंगे भाई, ये आपके 1899 से 1905 होंगे। स्टाइलस है नहीं, हाथ से लिखना पड़ रहा है, इसीलिए ज़्यादा राइटिंग की गुंजाइश मत करना। अगला क्वेश्चन करें उससे पहले थोड़ी जानकारी कांग्रेस के बारे में जान लीजिए। कांग्रेस ने अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए वैधानिक मार्ग अपनाया। वैधानिक मतलब एक जो मान्य मार्ग होता है, जो ज़्यादा उल्टा सीधा मार्ग होता है, किसी को मार दिया, काट दिया, ये वाला सिस्टम नहीं। एक सिस्टम वाला जो सिस्टम होता है, उसी को कहते हैं वैधानिक मार्ग। उनका मानना था कि इससे वे एक और जन जागरण एवं जन शिक्षा का विकास कर सकेंगे, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को भी समझा सकेंगे कि भारतीय जनता की मांगे न्याय संगत हैं। देखिए, कांग्रेस जो होती है, विनम्रतापूर्वक अपील करना, दरखास्त भेजना, सभाएं आयोजित करना, प्रिंस नहीं होगा प्रेस के माध्यम से प्रचार करना, आदि तरीकों से अपनी बात रखती है। उन्होंने अपने कार्यक्रम को ऐसे मुद्दों से दूर रखा जिससे एक वर्ग दूसरे वर्ग के विरुद्ध लामबद्ध हो जाए, मतलब ऐसे मुद्दों को दूर रखते हैं। कांग्रेस की कार्यसूची में सामाजिक सुधार का मुद्दा नहीं था कि भाई हमें सामाजिक सुधार करना है, ये वाला मुद्दा नहीं था। 20 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि कांग्रेस ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वैधानिक मार्ग अपनाया था। बिल्कुल सही बात है। वैधानिक का मार्ग होता है एक सीधा रास्ता, मतलब जो है उल्टी सीधी चीज़ें नहीं करना। जैसे हिंसा का मार्ग होता है, उसमें मार पीट, किसी को मर्डर कर दिया, किसी को मार दिया, कहीं चोरी कर ली, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो एक अवैधानिक मार्ग होता है। और कांग्रेस एक नियमबद्ध तरीके से चलती है, पहले अपील करती है, दरखास्त करती है, काम नहीं होता आंदोलन करती है, तो ये सारी चीज़ें वो करती थी। पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। कांग्रेस ने अपने शुरुआती दिनों में समाज सुधार पर विचार नहीं किया था, तो दूसरा कथन भी सही है। जो शुरुआती दिन होते हैं उसमें जो है ये समाज सुधार पर विचार नहीं करते हैं, अपने संगठन पे ध्यान देते हैं, किस तरीके से देश को आज़ाद करना है इस पर ध्यान देते हैं, किस तरीके से लोगों को जागरूक करना है इस पर ध्यान देते हैं। वो बात अलग है जब धीरे धीरे गांधी जी हरिजन संघ बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, फिर बीडी सावरकर भी, तो वो धीरे धीरे सिस्टम बनता चला जाएगा। लेकिन शुरुआती दिनों में इन्होंने समाज सुधार पर कोई विचार नहीं किया था। ये कथन एकदम सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोनों सही है, सी राइट आंसर हो जाएगा बस।
21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1985 में होती है। 1985, 1947 के बाद आएगा, सोच सकते हैं आप, ऐसे ही गलत है, पूरा पूरा गलत है। यहाँ होता 1885, दिसंबर 1885, यानी 28 दिसंबर 1885 को स्थापना होती है। तो पहला कथन पूरी तरीके से गलत है। इसकी स्थापना 72 राजनीतिक कार्यकर्ताओं से मिलकर की गई थी। दूसरा कथन पूरी तरीके से सत्य है। एलन एक्टोहेम जो होते हैं, एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी होते हैं, वो जो है इसके गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं व्योमेश चंद्र बनर्जी जो हैं 1885 में जो बम्बई में इसका अधिवेशन होता है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में, तो वहाँ पर इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं। महासचिव जो होते हैं एओ ह्यूम होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 2 सही है, बी राइट आंसर हो जाएगा बस। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पृथक निर्वाचन की नीति का विरोध किया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? देखिए आपको पता है भारतीय परिषद अधिनियम जो 1909 आता है ना, उसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली लाई जाती है। और जो ये आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में आता है, इसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है और इसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली लाई जाती है। पृथक निर्वाचन प्रणाली होती क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए जो पृथक निर्वाचन प्रणाली का अर्थ होता है कि अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र, मतलब जिसमें किसी विशेष समुदाय या किसी वर्ग के लिए अलग से चुनाव क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाता है और इन क्षेत्रों में केवल उस समुदाय या वर्ग के सदस्य ही चुनाव में भाग ले सकते हैं। मतलब अलग टाइप के जो लोग वहाँ पर रहते हैं उस समुदाय से भिन्न, वो लोग वोट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस समुदाय के लोग ही वोट कर सकते हैं। इसे कहते हैं पृथक निर्वाचन प्रणाली या सेपरेट इलेक्टोरेट कह सकते हो आप। और भारत में 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे, जहां केवल मुस्लिम मतदाता ही मुस्लिम सदस्यों का चुनाव कर सकते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी, लेकिन महात्मा गांधी ने इसके विरोध में आमरण अनशन वगैरह किया, पूना पैक्ट हुआ, तो उसके बारे में आगे चर्चा हम करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया कि भाई जब ये पृथक निर्वाचन की नीति आती है 1909 में, तो इसका विरोध जब किया गया कांग्रेस के जिस अधिवेशन में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? देखिए जो इसका विरोध किया जाता है 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन में इसका विरोध किया जाता है, क्योंकि 1909 में तो ये आता ही है। और 1910 में जब इलाहाबाद के अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता करते हैं सर विलियम वेटरबर्न। तो यहाँ पर विलियम वेटरबर्न दे रखा है, तो यही हो जाएंगे। मदन मोहन मालवीय जो होते हैं 1909 में जो लाहौर अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता करते हैं। वहीं रास बिहारी घोष आपको पता है 1907 का जो विभाजन वाला सूरत विभाजन होता है उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि कांग्रेस के गरम दल एवं नरम दल में समझौता हुआ। दूसरा कथन है कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए 1907 में सूरत विभाजन होता है, जिसमें नरम दल और गरम दल आपस में बट जाते हैं, क्योंकि मामला क्या होता है 1905 से ही सारी गतिविधि चलने लगती है। वो कहते हैं पूरे देश में जो है स्वदेशी आंदोलन चलाओ, वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा, तो इस पर बहस होती है। खैर मान जाते हैं, जो है विभाजन टल जाता है। फिर 1906 में जो अध्यक्ष पद होता है उसके ऊपर बहस होती है, तो काफ़ी ज़्यादा विवाद चलता रहता है। तो 1907 में भी जो एक विवाद हो जाता है, एक भाई वो कह रहे थे नागपुर में हम अधिवेशन करेंगे, तो नरम दल वाले कहते हैं नहीं नहीं हम जो है सूरत में करेंगे, तो इस पर भी मुद्दा छिड़ जाता है। बाद में अध्यक्ष पद को लेकर मामला छिड़ जाता है, वो कहते हैं नहीं स्थानीय जो है लोग को नहीं रखेंगे अध्यक्ष, तो इसमें लड़ाई झगड़ा हो जाता है। फिर उसी समय जो है बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल वर्मा भेज दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, तो वहाँ पर सूरत विभाजन हो जाता है। उसके बाद में 1916 में नरम दल और गरम दल आपस में मिलते हैं और उनमें समझौता होता है, तो पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। वहीं कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य भी समझौता होता है, जिससे जो है लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है, तो दूसरा कथन भी सत्य है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा।
24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। वहीं दूसरा कथन है कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखिए, जो पहला कथन है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, ये आपका गलत हो जाएगा। अगर यहाँ लिखा होता कि भाई कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, तब आपका सही हो जाता, क्योंकि दूसरा कथन है कि भाई कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, तो दूसरा कथन सही हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन भी आए कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तब भी एनी बेसेंट सही होगा। कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष, तब भी एनी बेसेंट होगा। लेकिन अगर आ जाए कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजनी नायडू आ जाएगा, क्योंकि वो भारतीय थी और एनी बेसेंट जो थी वो आयरलैंड की थी, विदेशी थी। यहाँ फिलहाल आपका केवल 2 बी राइट आंसर हो जाएगा बस। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया उसके अध्यक्ष कौन थे। देखिए, जो 1896 का कोलकाता अधिवेशन होता है उसमें सबसे पहले वंदे मातरम को गाया जाता है। सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम, आपको भी पता है। तो इसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो करते हैं मोहम्मद रहमतुल्लाह सयानी। और 1896 का जो अधिवेशन होता है वो कलकत्ता में होता है। वहीं 1893 में जो आपका लाहौर अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, दादा भाई नौरोजी करते हैं। अच्छा, जो ये 1896 का कलकत्ता अधिवेशन होता है ना, इसी में धन के बहिर्गमन सिद्धांत को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था, ये भी ध्यान रखना। देखिए, अगला क्वेश्चन करें उससे पहले थोड़ी जानकारी आप जान लीजिए। 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जो होते हैं दूसरी बार अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बने थे। वोटिंग हुई कि भाई वोटिंग कराई जाए कौन अध्यक्ष बनेगा, तो सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं और उन्हें अध्यक्ष चुना जाता है। लेकिन गांधी जी को ये रास नहीं आता कि यार 1938 में भी अध्यक्ष थे और फिर बन गए और ये थोड़ा उग्रवादी टाइप के हैं, हमारी विचारधारा इनकी मेल नहीं खाती है, ये हिंसक हैं, हम अहिंसक हैं। तो इस तरीके से गांधी जी को बहुत ही उदास देखते हैं। तो उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस जी जो है इस्तीफा दे देते हैं और गांधी जी जो अपना उम्मीदवार खड़ा किए थे पट्टाभ सीतारामैया खड़ा किए थे, वो हार जाते हैं। और गांधी जी कहते हैं पट्टाभ सीतारामैया की जो हार है ना वो मेरी हार है। अतः सुभाष चंद्र बोस जो होते हैं 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं और फिर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस की जगह नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाता है। जिस तरीके से 1906 में जो है अध्यक्ष पद को लेकर के नरम दल गरम दल में लड़ाई होती है, वो कहते हैं हमारा अध्यक्ष बनाया जाएगा, बाल गंगाधर तिलक बने या लाला लाजपत राय बने, वो कहते हैं नहीं नहीं हमारा अध्यक्ष बनेगा। तो फिर जो है बाद में सबको हटा दिया जाता है, कहते हैं चलो दादा भाई नौरोजी बनेंगे। 1906 वाले में ही होता है। तो यही मामला यहाँ होता है, भाई पट्टाभ सीतारामैया हार गए थे और सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो होते हैं कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कांग्रेस के त्रिपुरी संकट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि पट्टाभ सीतारामैया ने सुभाष चंद्र बोस को पराजित किया। नहीं भैया, सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने पट्टाभ सीतारामैया को पराजित किया था। पहला कथन पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि जो वोटिंग हुई थी उसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र के स्थान पर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। दूसरा कथन आपका पूरी तरीके से सत्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो भाई केवल 2 सही है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, जो त्रिपुरी पड़ता है ना, कहाँ पड़ता है, ये जबलपुर में पड़ता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में तेवर नामक गांव स्थित है, वहीं पे पड़ता है त्रिपुरी। अगला क्वेश्चन करें उससे पहले थोड़ी जानकारी आप जान लीजिए। 1938 ईस्वी में हरिपुरा जो कि गुजरात में पड़ता है, गुजरात के सूरत जिले में पड़ता है, तो कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। और इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की। मतलब जो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना होती है उसके जो अध्यक्ष होते हैं जवाहरलाल नेहरू होते हैं। इसके सदस्यों में घनश्याम दास बिरला, विश्वेश्वरैया, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, अम्बालाल साराभाई, ये लोग भी थे। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत भी की थी। 27 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी।
तो अभी मैंने बताया हरिपुरा अधिवेशन होता है, उसी में इसकी स्थापना की जाती है। इसके अध्यक्ष होते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू, और इसमें और भी बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे घनश्याम दास बिड़ला होते हैं, विश्वेश्वरैया, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, अम्बालाल साराभाई, ये लोग भी थे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। हरिपुरा अधिवेशन ही होता है जिसमें सुभाष चंद्र बोस जो होते हैं हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की मांग करते हैं। वहीं लाहौर अधिवेशन की बात करें तो 1929 में होता है, जिसकी अध्यक्षता आपके जवाहरलाल नेहरू करते हैं। इससे पहले भी लाहौर अधिवेशन होता है 1893 में, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी। कराची अधिवेशन 1931 में होता है। कलकत्ता अधिवेशन तो कितनी बार ही होता है, 1906 में होता है, 1896 में होता है। जब आपकी एनी बेसेंट होती है तो 1917 में होता है। ये सारी चीज़ें आप समझ के चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन करें, उससे पहले थोड़ी जानकारी आप जान लीजिए। गांधी इरविन समझौता जो होता है 5 मार्च 1931 को होता है। इस समझौते के अंतर्गत जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी चला रहे थे उसे स्थगित कर दिया जाता है, और कांग्रेस जो होती है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का वादा भी करती है। हिंसा में शामिल लोगों को छोड़कर सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की बात होती है। भाई जिन्होंने हिंसा की है, मारपीट की है, किसी का कत्ल किया है, उनको छोड़ करके सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। भारतीयों को जो है समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार मिल जाता है। जो आंदोलन के दौरान जो है त्याग पत्र देते हैं अपने अपने सरकारी पदों से, तो उन कर्मचारियों को उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं गांधी इरविन समझौता में। वहीं आंदोलन के दौरान जो जब्त की गई संपत्ति थी तो उसे भी वापस करने की बात की जाती है। गांधी जी पुलिस की बर्बरता की जांच की मांग भी करते हैं। भगत सिंह और उनके साथियों की मृत्युदंड की सजा में छूट की याचिका जो दी गई थी उसे खारिज कर देते हैं इरविन कि इन्हें हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया कि भाई जिन्होंने हिंसा की है उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं गांधी इरविन समझौता में। देखिए गांधी इरविन समझौता जो होता है 5 मार्च 1931 को होता है। वहीं 26 से 29 मार्च तक आपका कराची अधिवेशन चलता है, और इसी अधिवेशन में इस समझौते को अनुमोदन दिया गया। मतलब अनुमोदन मतलब समर्थन दिया गया। गांधी इरविन समझौते के अनुमोदन का प्रस्ताव कराची अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। जो आपका कराची अधिवेशन हो रहा था इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू ने कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के बारे में प्रस्ताव पारित किए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि भाई मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के बारे में जो प्रस्ताव पारित होता है वो किस अधिवेशन में होता है, तो वो आपके कराची अधिवेशन में पारित होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। कराची प्रस्ताव के कई सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों को संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में स्थान मिला था। 28 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कराची अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखिए जो कराची अधिवेशन होता है 26 से 29 मार्च 1931 तक होता है, और इसमें सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को, उसका अनुमोदन किया गया, उसका समर्थन किया गया। साथ में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो करते हैं वो आपके जवाहरलाल नेहरू नहीं करते हैं, वल्लभ भाई पटेल करते हैं। ये आपका गलत हो जाएगा। इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जो है वो पारित करते हैं। तो पहला कथन सत्य है, दूसरा गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो भाई केवल एक सही है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन का लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यकता हो तो उसके बाहर स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया? तो ये मामला होता है कि भाई ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यकता होगी तो उसके बाहर जाकर के हम स्वराज लक्ष्य घोषित करेंगे। तो ये होता है दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे सी राघवाचार्य जी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, और ये आपका होता है 1920 में, और इसकी अध्यक्षता करते हैं राघवाचार्य। 30 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी की स्थापना की गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अजमल खान ने की थी।
उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखिए, जो कांग्रेस का काकीनाडा अधिवेशन होता है, काकीनाडा कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो काकीनाडा अधिवेशन होता है 1923 में, जिसमें अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी। पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो आपके मौलाना मोहम्मद अली करते हैं, ना कि अजमल खान। दूसरा गलत हो जाएगा, तो केवल एक सही है, ए राइट आंसर हो जाएगा बस। 31 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। वहीं दूसरा कथन है कि इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखिए, जो लाहौर अधिवेशन होता है वो 31 दिसंबर 1929 को होता है और इसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो जवाहरलाल नेहरू करते हैं और इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की जाती है। एक पत्र भी पूर्ण स्वराज के ऊपर तैयार किया जाता है और उसी पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया जाता है। तो भाई यहाँ पर पहला कथन है कि इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, पहला कथन सत्य है। वहीं दूसरा कथन भाई इसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया, ये भी सही है। तो पहला दूसरा दोनों सही है, सी राइट आंसर हो जाएगा बस। देखिए, होता क्या है कि 23 मार्च 1940 को जिन्ना की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन होता है उसमें पहली बार पृथक मुस्लिम राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। देखिए, अगर मुस्लिम लीग की हम बात करें कि मुस्लिम लीग का जो है गठन कब होता है, तो 30 दिसंबर 1906 को होता है और इसका मुख्यालय ढाका में बनाया जाता है। ढाका में ही इसकी स्थापना भी होती है। और इसकी स्थापना करते कौन है? तो नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खान के नेतृत्व में इसकी स्थापना होती है। और इसमें वकार उल मुल्क भी थे, सैयद अमीर अली थे और नबीउल्लाह थे, खान बहादुर गुलाम थे, मुस्तफ़ा चौधरी थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन मेन दो ही थे, नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खान। तो ये चीज़ ध्यान रखना, 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मोहम्मद अली जिन्ना जो होते हैं, ऐसा नहीं कि जो मुस्लिम लीग बना तभी उसमें शामिल हो गए, ये 1913 में शामिल होते हैं। जो पृथक निर्वाचन प्रणाली आई थी 1909 में, मार्ले मिंटो सुधार जिसे कहा जाता है, तो उसकी वकालत नहीं करते जिन्ना उसके विरोध में खड़े होते हैं कि भाई ये गलत है। लेकिन धीरे धीरे उनका जो है माइंड वॉश होता है और 1913 में वो मुस्लिम लीग में सम्मिलित हो जाते हैं। और ये आपका 23 मार्च 1940 को जिन्ना की अध्यक्षता में जो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है, इसमें पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा जो होती है खलीक उज्जमा फजलुल हक और सिकंदर हयात खान ने तैयार की थी। इस प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया और खलीक उज्जमा ने इसका अनुमोदन किया था। जिन्ना जो होते हैं वो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में ही द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, जिसके अनुसार हिंदू और मुस्लिम दो धर्म नहीं बल्कि दो पृथक राष्ट्र की संकल्पना ये पारित कर देते हैं और वहीं से पाकिस्तान का उदय होना निश्चित हो जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, लीग जहां पर लिखा है, लीग का मतलब मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इस अधिवेशन में पहली बार पृथक मुस्लिम राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था। वहीं इस अधिवेशन की अध्यक्षता फजलुल हक ने की थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए, अभी मैंने बताया जो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है 1940 में होता है, 23 मार्च 1940 को, और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो जिन्ना करते हैं। तो दूसरा कथन तो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि अध्यक्ष कौन होते हैं? जिन्ना होते हैं। और इसी में सबसे पहली बार जो होता है पृथक मुस्लिम राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया जाता है। फजलुल हक की बात करें तो पाकिस्तान का जो प्रस्ताव था उसकी रूपरेखा जो तैयार की थी वो आपके खलीफ उज्जमा फजलुल हक ने की थी और सिकंदर हयात ने की थी। मतलब जो ये प्रस्ताव होता है उसको फजलुल हक ने प्रस्तुत किया और खलीफ उज्जमा जो होते हैं इसका अनुमोदन करते हैं, यानी स्वीकृति देते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल पहला कथन तो पूरी तरीके से सत्य है, क्योंकि पहली बार मुस्लिम राज्य के निर्माण का प्रस्ताव 1940 में 23 मार्च 1940 को पारित होता है लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन नहीं है, ये मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन है, क्योंकि दोनों अलग अलग अपना अधिवेशन करते हैं। तो यहाँ पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, तो ये सही हो जाएगा, केवल एक। देखिए, अगला क्वेश्चन करें उससे पहले थोड़ी जानकारी आप जान लीजिए। देखिए, जो फैजपुर अधिवेशन होता है, फैजपुर एक गाँव में होने वाला अधिवेशन था
और ये 1937 में होता है। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के फैजपुर गांव में हुआ था। फैजपुर गांव का नाम है। 1937 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव हुए तो उसमें कुल 11 प्रांतों में कांग्रेस ने 1161 सीटों में से 716 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 प्रांतों में जैसे मद्रास है, संयुक्त प्रांत है, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। बम्बई, असम और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सबसे बड़ी पार्टी बनकर कांग्रेस उभरी और सरकार बनाई। केवल 3 प्रांतों में, बंगाल में, पंजाब और सिंध में वह बहुमत से वंचित रह गई। तो मतलब टोटल 11 प्रांतों में चुनाव हुए, 5 में पूर्ण बहुमत मिला, 3 में गठबंधन से मामला हुआ और 3 में जो है बंगाल, पंजाब, सिंध में वो बहुमत नहीं पा सकी। 33 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कांग्रेस का वह कौन सा प्रथम अधिवेशन था जो गांव में हुआ था? तो अभी मैंने बताया जो गांव में अधिवेशन होता है वो फैजपुर अधिवेशन होता है, 1937 में होता है और ये महाराष्ट्र के जलगांव जिले में पड़ता है। जलगांव जिले में एक गांव पड़ता है, उसी का नाम है फैजपुर। तो फैजपुर अधिवेशन आपका 1937 में होता है और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू करते हैं। ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। वहीं रामगढ़ जो अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता करते हैं आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और ये 1940 में होता है। चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। वहीं जो आपका मेरठ अधिवेशन होता है ये आपका 1946 में आयोजित किया गया था और जेबी कृपलानी जो हैं इसकी अध्यक्षता करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने यह टिप्पणी की थी कि कांग्रेस अपने पतन के कगार पर खड़ी है, कड़ी नहीं खड़ी होगा, और भारत में रहते हुए मेरी यह प्रबल अभिलाषा है, मानी इच्छा है, इसके शांतिपूर्ण अंत में सहयोग करना है। मतलब ये किसकी इच्छा थी कि भाई कांग्रेस अपने पतन के कगार पर खड़ी है और मेरी जो है बहुत बड़ी इच्छा है कि भैया ये जो है जब गिरे मतलब ख़त्म हो तो मैं इससे बढ़िया तरीके से देखूं और इसमें सहयोग करूं इसके गिरने में। तो ये जो अभिलाषा होती है वो लॉर्ड कर्जन की होती है। लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड आपको पता है 1899 से 1905 तक होता है। बंगाल विभाजन यही करते हैं, तो यही कहते हैं। फिलहाल डी राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन के बारे में आपको पता होगा, इन्हीं के टाइम पीरियड में कांग्रेस का गठन होता है, मतलब कांग्रेस की स्थापना होती है। 1884 से 88 तक इनका टाइम पीरियड होता है। 35 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था? देखिए जो एलन एक्टिवियन ह्यूम होते हैं ना, 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना करते हैं और इसका प्रथम जो सम्मेलन होता है 1885 में बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल में हुआ और इसी सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। और ये जो एडवाइस दिया था वो आपके दादा भाई नौरोजी ने दिया था। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना होती है। कभी भी क्वेश्चन फंसा सकता है कि भाई भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई, तो आप कंफ्यूज हो जाएं क्या है यार। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है वो आपका कांग्रेस का पहले वाला पार्ट है। तो ये मान के चलिए, बचपन होता है ना उसमें आपका गोलू मोलू ये सब नाम होता है, फिर बड़े हो जाते हैं थोड़ा अच्छा नाम हो जाता है, तो वही है। 36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कांग्रेस की स्थापना के विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना एक सुरक्षा वाल्व के रूप में की थी। दूसरा है सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत गांधी जी ने दिया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखिए जो कांग्रेस होती है उसकी स्थापना का जो उद्देश्य होता है कि भारतीय जनता में जो विद्रोह या असंतोष पनप रहा है उसको एक संगठन के द्वारा सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जाए। और इसीलिए जो है एलन एक्टिवियन ह्यूम जो होते हैं भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में करते हैं और सुरक्षा वाल्व के रूप में करते हैं। तो सुरक्षा वाल्व का जो सिद्धांत दिया था सबसे पहले वो किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में दिया था। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि जो भी ये मतलब चल रहा है ना, कांग्रेस बनी ये बना है, तो ये सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ये सुरक्षा वाल्व है। तो वही सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत कौन देते हैं? वो देते हैं लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ गए होंगे भाई। पहला कथन जो आपका है कि ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना एक सुरक्षा वाल्व के रूप में की थी, तो पहला कथन आपका पूरी तरीके से सत्य है।
वहीं दूसरा कथन है कि सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत गांधी जी ने दिया था, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सुरक्षा वाल्व या सेफ्टी वाल्व कह लीजिए, तो सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत जो देते हैं वो लाला लाजपत राय देते हैं। तो यहाँ फिलहाल आपका केवल एक सही है, ए ही राइट आंसर हो जाएगा बस। 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय बम्बई का गवर्नर कौन था? देखिए, जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है आपको पता है 1885 में होती है। 1884 में जो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना आपके एओ ने की थी, तो वही 1885 में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाता है दादा भाई नौरोजी की सलाह पे। उस समय जो वायसराय थे आपके, तो वो थे आपके लॉर्ड डफरिन, क्योंकि लॉर्ड डफरिन का टाइम पीरियड 1884 से 88 है। वहीं जो भारत सचिव थे वो लॉर्ड आर चर्चिल थे। वहीं जो आपके ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर होते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय, वो होते हैं विलियम ग्लैडस्टोन। और बम्बई के जो गवर्नर थे वो लॉर्ड रे थे। तो यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। बस इतनी सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि कलकत्ता अधिवेशन में उग्रवादियों ने स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन का प्रस्ताव पारित किया। दूसरा कथन है कि इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी का अध्यक्षीय भाषण जिन्ना ने पढ़ा था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए, जो 1906 का कलकत्ता अधिवेशन होता है उसमें जो उदारवादी होते हैं और जो उग्रवादी होते हैं उनमें आपस में घमासान हो जाता है। किस चीज़ के लिए? कि भाई कौन अध्यक्ष बनेगा। और इस विवाद के चलते जो है दादा भाई नौरोजी को दोनों के संयुक्त सहमति से अध्यक्ष बनाया जाता है और विवाद को समाप्त कर दिया जाता है। इसी अधिवेशन में जो उग्रवादी होते हैं, जो लाल बाल पाल होते हैं, वो स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से जुड़े 4 प्रस्ताव पास करवाते हैं। और इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी जो होते हैं पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख भी करते हैं और स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बताया जाता है। इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी का अध्यक्षीय भाषण किसने पढ़ा था? जिन्ना ने पढ़ा था। तो भाई यहाँ पर क्या है कि पहला कथन भी सत्य है। जो कलकत्ता अधिवेशन होता है उसमें उग्रवादी जो होते हैं, क्योंकि अध्यक्ष तो उन्हें बनाया नहीं जाता है, तो इसलिए वो कहते हैं भाई स्वदेशी, ठीक, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन, ये 4 चीज़ें, 4 प्रस्ताव पारित करो। जो अध्यक्ष होते हैं दादा भाई नौरोजी कहते हैं ठीक भाई पारित करो, क्या दिक्कत है। वहीं दादा भाई नौरोजी जो होते हैं स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बताते हैं। वहीं जो दादा भाई नौरोजी का अध्यक्षीय भाषण था वो जिन्ना ने पढ़ा था, क्योंकि दादा भाई नौरोजी काफ़ी ज़्यादा बुढ़े हो गए थे। तो यहाँ दोनों कथन आपके सत्य हैं, पहला दूसरा दोनों सही हैं, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? देखिए, जो बाल गंगाधर तिलक होते हैं उन्हें भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है और ये कांग्रेस की उदारवादी नीति से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और कहते थे कि भाई ये जो प्रार्थना, याचना, विरोध की नीति तुम कर रहे हो बहुत गलत है। तो बाल गंगाधर तिलक ही थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति का आरोप लगाते हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय तो सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत देते हैं और इसी के तहत कहते हैं कि भाई जो कांग्रेस है ना वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। शिक्षित लोगों का जो अधिवेशन होता है ना ये प्रतिवर्ष लगने वाला मेला है, बस और कुछ नहीं। 40 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। सबसे ज़्यादा किस प्रेसिडेंसी के सदस्यों ने भाग लिया था? तो जाहिर सी बात है भाई, जो आपका कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है बम्बई में होता है, तो बम्बई प्रेसिडेंसी से टोटल 38 सदस्य भाग लेते हैं, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? देखिए, जो स्वतंत्रता मिल जाती है भारत को 1947 में, तो 1948 में जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है वो आपका जयपुर में होता है और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? पट्टाभी सीतारमैया। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। रामगढ़ जो आपका अधिवेशन होता है 1940 में होता है, आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसकी अध्यक्षता करते हैं। वहीं मेरठ का अधिवेशन जो होता है आज़ादी के 1 साल पहले 1946 में होता है, इसकी जो अध्यक्षता करते हैं JB कृपलानी करते हैं। नासिक अधिवेशन की बात करें तो 1950 में होता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। तो यहाँ फिलहाल राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि जो स्वतंत्रता के बाद
कांग्रेस का पहला अधिवेशन था वो जयपुर में होता है। स्वतंत्रता के जस्ट पहले जो अधिवेशन होता है वो आपका मेरठ में होता है। 42 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में अस्पृश्यता से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत से संबंधित जो प्रस्ताव पारित किया गया, किस अधिवेशन में किया गया, तो 1924 में बेलगांव जो कि कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ जो है कांग्रेस का अधिवेशन होता है और उसकी अध्यक्षता करते हैं गांधी जी, और इसी अधिवेशन में अस्पृश्यता से संबंधित प्रस्ताव पारित किया जाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार राष्ट्रगान का गायन किया गया, तो कलकत्ता अधिवेशन में होता है। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन होता है और इसमें जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित जन गण मन अधिनायक जय हो को कांग्रेस के मंच पर सर्वप्रथम गाया जाता है। 1911 में जो आपका कलकत्ता अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता करते हैं बिशन नारायण। देखिए कलकत्ता अधिवेशन कई बार आपको देखने को मिलेगा। 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ उसकी दादा भाई नौरोजी करते हैं। 4 प्रस्ताव जो होते हैं वो उग्रवादी पारित करते हैं। और वहीं जो है 1917 में कलकत्ता अधिवेशन होता है, एनी बेसेंट उसकी अध्यक्षता करती है, प्रथम महिला अध्यक्ष होती हैं। वहीं 1911 में आपके बिशन नारायण जो होते हैं ये जो है कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। इसमें जन गण मन अधिनायक जय हो मतलब राष्ट्रगान का गायन किया जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया था। 1889 में जो बम्बई अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कर रहे थे सर विलियम वेडरबर्न, तो उसी अधिवेशन में सर्वप्रथम महिलाओं ने भाग लिया था। यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद की बात करें, इलाहाबाद का अधिवेशन कब होता है, तो 1892 में होता है। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं, जो कि 1885 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता भी करते हैं और इलाहाबाद वाले की भी करते हैं। वहीं मद्रास की बात करें तो मद्रास अधिवेशन जो होता है 1887 में होता है और इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी करते हैं, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं। कलकत्ता अधिवेशन कई बार हुआ है, आपको पता ही है। 45 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बनारस अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बनारस अधिवेशन में ही कांग्रेस ने सर्वप्रथम स्वदेशी प्रस्ताव को अपनाया था। दूसरा कथन है कि बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता तिलक ने की थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1905 का बनारस अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी करते हैं और इसी अधिवेशन में बंगाल में स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन किया जाता है। बनारस अधिवेशन में ही कांग्रेस सर्वप्रथम स्वदेशी प्रस्ताव को पारित करती है और स्वशासन को कांग्रेस का लक्ष्य बनाया जाता है। तो यहाँ पहला कथन जो है कि बनारस अधिवेशन में कांग्रेस ने सर्वप्रथम स्वदेशी प्रस्ताव को अपनाया था, पहला कथन एकदम सत्य है। 1905 में होता है, गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता करते हैं। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता तिलक ने नहीं की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, तो केवल एक आपका सही है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत का राष्ट्रध्वज तिरंगा को कब स्वीकार किया गया। देखिए 22 जुलाई 1947 को भारत का जो राष्ट्रध्वज तिरंगा होता है उसे स्वीकृत किया जाता है। अपने भारतीय तिरंगा में जो है केसरिया, सफ़ेद व हरा 3 रंग होते हैं, बीच में चक्र होता है। भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा को जो है अपनाया सबसे पहले 1931 में जाता है जब कराची अधिवेशन होता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल तिरंगा को स्वीकार कब किया गया, 22 जुलाई 1947, सी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा नामक गीत कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो ये जो गाया गया था ये आपके 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रही थी, सरोजनी नायडू जी कर रही थी। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जो गीत लिखा है श्यामलाल पार्षद ने लिखा है, यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। तो मुस्लिम लीग का गठन आपको पता है कि भाई 1906 में होता है, ढाका में इसका मुख्यालय होता है, ठीक। नवाब सलीमुल्लाह खान आगा खान इसकी स्थापना करते हैं। 1943 ईस्वी में मुस्लिम लीग जो कराची अधिवेशन करती है ना, उसमें जिन्ना की अध्यक्षता में बांटो और छोड़ो का नारा दिया जाता है। तो यहाँ फिलहाल आपका राइट आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन जो होता है 1943 का, उसमें ये सब कहते हैं। कराची अधिवेशन जो 1943 में होता है, इसी में जो MH गजदर होते हैं वो कहते हैं कि हिंदुओं को जर्मनी के यहूदियों की तरह हम खत्म कर देंगे, काट डालेंगे, पीट डालेंगे
और इसी अधिवेशन में 1943 के कराची अधिवेशन में ही जिन्ना जो होते हैं, खान अब्दुल गफ्फार जो होते हैं, खुदाई खिदमतकार के जो वो होते हैं, तो उनको जो है जिन्ना कहते हैं कि ये जो है जंगी पठानों को नामर्द बनाने वाला है और हिंदू प्रभाव को फैलाने वाला इंचार्ज है। तो ये सारी चीज़ें कहते हैं जिन्ना इनके बारे में। 49 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, वर्धा प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वर्धा प्रस्ताव में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। दूसरा कथन है वर्धा प्रस्ताव की अध्यक्षता मौलाना आज़ाद ने की थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए, जो वर्धा प्रस्ताव है वो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पारित किया गया था और यही वर्धा जो प्रस्ताव होता है यही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत का एक कारण भी बनता है। इस प्रस्ताव में अंग्रेजों से भारत से तुरंत निकलने की मांग की गई थी। भाई अब तुम निकल लो, तुम्हारा काम हो चुका है। यदि अंग्रेज मांग नहीं मान रहे हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का भी सुझाव इसमें दिया गया था कि अंग्रेजों को बाहर निकालो, अगर निकल जाते हैं अच्छी बात है, नहीं फिर से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होगा। भारत छोड़ो आंदोलन का जन्म वर्धा प्रस्ताव से ही होता है, चीज़ भी ध्यान रखना। और महात्मा गांधी जो होते हैं इस प्रस्ताव का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं और इसी प्रस्ताव के चलते महात्मा गांधी क्या कहते हैं, भारत छोड़ो का नारा भी देते हैं। क्योंकि वर्धा प्रस्ताव का सिंपल सा था, भाई भारत से अंग्रेज तुरंत निकल जाओ, एक सेकंड भी मत रुको, नहीं रुकोगे तो हम सविनय अवज्ञा करेंगे। और गांधी जी जो है प्रस्ताव के विरोधियों को चुनौती देते हुए कहते हैं कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। मतलब एक तरीके से वर्धा प्रस्ताव को भारत छोड़ो प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। अगर कल को पूछ लें कि भारत छोड़ो प्रस्ताव क्या था, तो वर्धा प्रस्ताव था बस। यह प्रस्ताव भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम था। और पहला कथन पूरी तरीके से क्या है कि सत्य हो जाएगा। वर्धा प्रस्ताव में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, इसे भारत छोड़ो प्रस्ताव भी कहा जाता है। वर्धा प्रस्ताव की जो अध्यक्षता करते हैं वो मौलाना आज़ाद करते हैं। दूसरा कथन भी आपका सत्य हो जाएगा। यहाँ फिलहाल दोनों कथन आपके सत्य हैं, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे, निम्न में से यह टिप्पणी किसने की थी कि कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। तो ये आपके लॉर्ड डफरिन ने कहा था, मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन का जो टाइम पीरियड होता है वो 1884 से 88 होता है। वहीं लॉर्ड कर्जन का जो टाइम पीरियड होता है 1899 से 1905 होता है। तिलक जो होते हैं, बाल गंगाधर तिलक जो होते हैं, ये आपके उग्रवादी नेता होते हैं, लाल बाल पाल। वहीं लाला लाजपत राय जो होते हैं ये सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत देते हैं और ये भी कहते हैं कि जो कांग्रेस है वो डफरिन के दिमाग की उपज है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। यहीं पर आपका सिलेक्शन सीरीज का 16 नंबर का लेक्चर कंप्लीट होता है। इस लेक्चर की PDF टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।